हेलो एवरीवन। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान से जो हमारी पुस्तक है समकालीन भारत भाग 2 से फर्स्ट जो लेसन है वो है संसाधन एवं विकास। सबसे पहले संसाधन क्या होता है। संसाधन जो हमारे पर्यावरण के अंदर या हमारे जो आसपास जो सभी वस्तुएं हैं जिनका प्रयोग हम करते हैं वे संसाधन कहलाते हैं। और उन संसाधनों का विकास करना, नए संसाधनों का निर्माण करना और जो पुराने संसाधन हैं जिनकी मेंटेनेंस की ज़रूरत है या उनको मेंटेनेंस करवाना ही संसाधन विकास कहलाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं संसाधन एवं विकास से। क्या आप उन वस्तुओं का नाम बता सकते हैं जो गांव और शहरों में हमारे जीवन को आराम पहुंचाते हैं? ऐसी वस्तुओं की एक सूची तैयार करें और इनको बनाने में प्रयोग होने वाले पदार्थों का नाम बताइए। जैसे आप सभी को पता है हम जो वस्तुएं प्रयोग करते हैं, जैसे मकान जिसके अंदर हम रहते हैं, जो हमें गर्मी सर्दी से हमें बचाता है, बारिश से हमें बचाता है, वो किससे बना होता है? ईंट, पत्थर, सीमेंट, रोड़ी बजर पर आदि से वो बना होता है। इसके अलावा जो हम घर के अंदर वस्तुएं प्रयोग करते हैं, फॉर एग्जांपल है एसी हम प्रयोग करते हैं, खाने में हम चीनी का प्रयोग करते हैं, रोटी हम खाते हैं, तो सभी को इनके बारे में पता है कि ये इनका प्रोडक्शन किस प्रकार से होता है और किस प्रकार से रोटी बनाई जाती है या फिर दूसरी जो चीज़ें हैं उनका निर्माण किया जाता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो लेसन है संसाधन एवं विकास। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिनको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन है। यानी ये हमारी क्या है? संसाधन की डेफिनेशन है। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं की रूपांतरण प्रक्रिया, प्रकृति यानी उसकी टाइप, प्रौद्योगिकी यानी उसमें प्रयोग होने वाला विज्ञान, मशीन और संस्थाओं के पारस्परिक क्रियात्मक संबंध में निहित है। मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं और अपने आर्थिक विकास की गति तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं। क्या आप भी अन्य बहुत से लोगों की तरह संसाधनों को प्राकृतिक उपहार समझते हैं? ऐसा नहीं है। क्यों नहीं? देखिए, बहुत सारे जो संसाधन है वो प्रकृति से हमें प्राप्त हुए हैं, लेकिन जब तक देखिए मनुष्य जब तक उनका प्रयोग नहीं करता तो वो क्या है? व्यर्थ है, उसका कोई महत्व नहीं। यानी कहने का मतलब है जिन वस्तुओं का प्रयोग मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूरी करने के लिए करता है तो वो क्या होते हैं? संसाधन होते हैं। ऐसा नहीं है। संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यानी मनुष्य भी क्या है कि संसाधन है। लेकिन वो महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि वो शिक्षित है, स्वस्थ है, क्योंकि उन्हीं के प्रयासों से वस्तु उपयोगी होती है। वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करते हैं तथा उन्हें प्रयोग करते हैं। इन संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। यानी इसके प्रमुख आधार कितने? 4 हैं। उत्पत्ति के आधार पर, समाप्यता के आधार पर यानी समाप्ति के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर यानी मालिक के आधार पर, विकास के सत्र के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव 2 प्रकार के हैं। जैव जिनमें जीवन पाया जाता है, अजैव जिनमें जीवन नहीं पाया जाता। समाप्यता के आधार पर भी 2 प्रकार के हैं। नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य, यानी जिनका एक बार प्रयोग करने के पश्चात दोबारा से प्रयोग में लाए जा सकते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा है। और अनवीकरण योग्य यानी जिनका एक बार प्रयोग करने के पश्चात दोबारा से प्रयोग में नहीं लाए जा सकते, उन्हें अनवीकरण योग्य संसाधन कहा जाता। जैसे जीवाश्म ईंधन है जिसमें कोयला है, एक बार उसका प्रयोग करते हैं तो उसके बाद वो क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। अब स्वामित्व पर व्यक्तिगत यानी जिसके ऊपर एक व्यक्ति का विशेष का अधिकार होता है उसे व्यक्तिगत कहते हैं। जैसे हमारा मकान है, गांव में रहने वाले जो किसान है, किसानों की अपनी भूमि है,
अब आता सामुदायिक, जिनके ऊपर एक व्यक्ति की बजाय पूरे समुदाय का अधिकार होता है, यानी जो पूरे समुदाय उनका प्रयोग करता है, जैसे स्कूल, अस्पताल, ये क्या है सामुदायिक। राष्ट्रीय, राष्ट्र की जो सीमाओं के अंदर जितने भी संसाधन हैं वो क्या है, राष्ट्रीय संसाधन है। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, ये वे संसाधन होते हैं जिनके ऊपर एक देश की बजाय पूरे विश्व स्तर के ऊपर इनका अधिकार होता है, यानी पूरे विश्व का इनके ऊपर आधिपत्य होता है, वो क्या कहलाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। अब आता है विकास के स्तर के आधार पर, ये दो प्रकार के संभावी, यानी जिनकी संभावना है, यानी संभावना है टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं हुआ है। विकसित भंडार हैं जिनके ऊपर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा चुका है, यानी जो विकसित हो चुके हैं, जिनके बारे में पता लग चुका है। और संचित कोष है जो भंडारण है, जो हमारे पास जो सीमित मात्रा में जो संसाधन है उनको संचित कोष कहते हैं। यहाँ पर दिया भी गया है, समझाने के लिए एक पूरा आरेख दिया गया है। संसाधन दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक, मानवीय संसाधन। अब प्राकृतिक पहले हम देखते हैं, प्राकृतिक संसाधन ये भी दो प्रकार के, नवीकरण योग्य, अनवीकरण योग्य। अब देखते हैं नवीकरण योग्य, जिसमें सतत अथवा प्रवाह जैसे जल, पवन। फिर आता जैव, जिसमें दो प्रकार के, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव। अब आते हैं हम अनवीकरण योग्य, यानी जिनका इसके बारे में बता दिया। इसके अंदर भी दो, पुनः चक्रीय धातु और दूसरे अचक्रीय जैसे जीवाश्म ईंधन। अब आते हैं मानवीय, मानवीय दो पार्ट हैं इसकी, संरचनाएं एवं संस्थाएं, मात्रा एवं गुणवत्ता। ये क्या है कि पूरा ग्राफ है जिसके अंदर संसाधन की सभी टाइप्स के बारे में बताया गया है। अब हम इसका विस्तार से अध्ययन करते हैं संसाधनों के प्रकार। तो सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर, तो इसके बारे में पहले बता दिया गया है। ये दो टाइप हैं, जैव संसाधन। इन संसाधनों की प्राप्ति जीवमंडल से होती है और इनमें जीवन व्याप्त है, जैसे मनुष्य, वनस्पति जगत, प्राणी जगत, मत्स्य जीवन, पशुधन आदि। तो इसके अंदर हम एक या दो एग्जाम्पल इसके अंदर दे सकते हैं। कई बार 10th क्लास के अंदर क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि संसाधनों का कितने प्रकार हैं। तो अलग अलग से हम चारों पार्ट के अंदर, यदि 6 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाता तो 6 नंबर के अंदर हम इसको लिख सकते हैं। यदि आपको कई बार 2 अंक का या 3 अंक का पूछा जाता है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों के कितने प्रकार हैं, तो इसके अंदर हम लिख सकते हैं उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के 2 प्रकार हैं, जैव संसाधन, अजैव संसाधन। इनकी हम दो एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। अजैव संसाधन वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं, अजैव संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण के रूप में चट्टानें और धातुएं। अब आता है इसका जो सेकंड पार्ट है, जो आधार है, वो है समाप्यता के आधार पर। इसमें सबसे पहला, इसमें भी 2 टाइप हैं, नवीकरण योग्य संसाधन और दूसरा है अनवीकरण योग्य संसाधन। सबसे पहले नवीकरण योग्य संसाधन वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है या दोबारा से प्रयोग में लाए जा सकते हैं, उन्हें नवीकरण योग्य अथवा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहते हैं। उदाहरणार्थ सौर तथा पवन ऊर्जा, जल, वन व वन्य जीवन। इन संसाधनों को सतत अथवा प्रवाह संसाधनों में विभाजित किया गया है। अब आता सेकंड पार्ट, अनवीकरण योग्य संसाधन। इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। खनिज और जीवाश्म ईंधन इस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण हैं। इनके बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। इनमें से कुछ संसाधन जैसे धातुएं पुनः चक्रीय हैं और कुछ संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन अचक्रीय हैं, वह एक प्रकार के प्रयोग के बाद खत्म हो जाते हैं। अब आता है थर्ड पार्ट, तीसरा जो आधार है स्वामित्व के आधार पर। इसके बारे में हमने पढ़ा, पहले बताया। इसके स्वामित्व के आधार पर जो संसाधन वो 3 प्रकार के होते हैं, इसको 3 भागों में बांटा जाता है, व्यक्तिगत संसाधन, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। तो व्यक्तिगत संसाधन,
संसाधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में भी होते हैं, या ये कह सकते हैं कि वे संसाधन जिनके ऊपर व्यक्ति विशेष का अधिकार होता है। बहुत से किसानों के पास सरकार द्वारा आवंटित भूमि होती है, जिसके बदले में वे सरकार को लगान चुकाते हैं। गांव में बहुत से लोग भूमि के स्वामी भी होते हैं और बहुत से लोग भूमिहीन होते हैं। शहरों में लोग भूखंड, घरों व अन्य जायदाद के मालिक होते हैं। बाग, चरागाह, तालाब और कुओं का जल आदि संसाधनों के निजी स्वामित्व के कुछ उदाहरण हैं। अपने परिवार के संसाधनों की एक सूची तैयार करें। फॉर एग्जाम्पल, घर के अंदर गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, साइकिल है, एसी है, एलईडी है, पंखे हैं, दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, कूलर हैं। ये क्या है? सभी संसाधन हैं। यानी जो उस मकान का मालिक होता है वो उसी के नाम से वो वस्तुएं होती हैं। ये नहीं होता कि किसी पड़ोसी का नाम ले देंगे, वो मकान किसी का है, दूसरे पड़ोसी का नाम ले देंगे कि उसका है, नहीं, क्योंकि उसके ऊपर एक व्यक्ति विशेष का ही अधिकार होता है। अब आता हमारा इसका पार्ट नंबर 2, सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। वे संसाधन समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं। गांव की सम्मिलित भूमि, यानी जो सबकी साझली भूमि होती है पूरे गांव की, जिसके ऊपर जो किसान हैं या चरवाहे हैं क्या अपने पशुओं को चराते हैं, या और जो अन्य जो सामूहिक जो क्रियाकलाप है, जैसे भूसे से अनाज को अलग करने की जो प्रक्रिया पहले की जाती थी, आज वो नहीं की जाती, तो पहले वो की जाती थी। तो इसमें कौन सी भूमि आती है? चारण भूमि, शमशान भूमि, तालाब इत्यादि। और नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक पार्क, पिकनिक स्थल और खेल के मैदान वहाँ रहने वाले सभी लोगों के लिए उपलब्ध है। यानी किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, वो किसके लिए है? पूरे वहाँ जो लोग रहते हैं, उस क्षेत्र के जो लोग रहते हैं उनके लिए वो है। अब राष्ट्रीय संसाधन है। तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय हैं। देश की सरकार को कानूनी अधिकार है कि वह व्यक्तिगत संसाधनों को भी आम जनता के हित में अधिग्रहित कर सकता है। यानी फॉर एग्जांपल, जैसे सड़क का निर्माण करवाना है, रेलवे लाइन बिछवानी है, तो वो कहाँ से जाती है? व्यक्तिगत भूमि से जाती है। तो सरकार उसको क्या करती है? एक्वायर करती है, बदले में किसान को उसके पैसे मिलते हैं। मान लीजिए पाइपलाइन बिछवानी है, तो उसके लिए बाकायदा किसान को क्या कर दिया जाता है? पैसा दे दिया जाता है। लेकिन वो क्या होती है? पूरे राष्ट्र की संपत्ति होती है, तो सरकार कभी भी उसके ऊपर उसको अधिग्रहित कर सकती है। तो एग्जाम्पल इसने दे दिया, सड़कें, नहरें और रेल लाइनें व्यक्तिगत स्वामित्व वाले खेतों में बनी हुई हैं। शहरी विकास प्राधिकरणों को सरकार ने भूमि अधिग्रहण का अधिकार दिया हुआ है। सारे खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन, वन्य जीवन, राजनीतिक सीमाओं के अंदर सारी भूमि और 12 समुद्री मील, यानी कहने का मतलब 22.2 किलोमीटर तक महासागरीय क्षेत्र, यानी जो महासागर है उसके जो 22.2 किलोमीटर का जो एरिया है वो किसके अंदर आता है? उस देश के राष्ट्रीय संपत्ति के अंदर आता है। इससे आगे जो क्षेत्र आता है वो किसके लिए होता है? अंतर्राष्ट्रीय के लिए। तक महासागरीय क्षेत्र है वह इसमें पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्र की संपदा हैं। अब आता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं संसाधनों को नियंत्रित करती हैं। तटरेखा से 200 समुद्री मील की दूरी से परे खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं है। इन संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना उपयोग नहीं किया जा सकता। अब आता है विकास के स्तर के आधार पर। ये 2 टाइप है, संभावी और इसके बाद आता है आपका विकसित संसाधन, भंडार हैं और संचित कोश। 4 टाइप बताए हैं इसके। तो सब पहले पढ़ते हैं हम संभावी संसाधन। यानी संभावी मतलब है जिनकी संभावना है लेकिन टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं हुआ है। यह वे संसाधन हैं जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया। उदाहरण के तौर पर भारत के पश्चिमी भाग, विशेषकर राजस्थान और गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की अपार संभावना है, क्योंकि वहाँ पर बारिश कम होती है, अधिकतर बादल रहित आसमान साफ रहता है, तेज़ धूप होती है, तेज़ हवाएं चलती हैं, जिसके कारण सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के पर्याप्त अवसर है वहाँ पर। लेकिन हमारे यहाँ क्या नहीं है? टेक्नोलॉजी
नहीं है, जिसके कारण उनमें विकास नहीं हो पाया है। तो परंतु इनकी सही ढंग से विकास नहीं हुआ है। इसके बाद आता है विकसित संसाधन। वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। संसाधनों का विकास प्रौद्योगिकी और उनकी संभाव्यता के स्तर पर निर्भर करता है, यानी टेक्नोलॉजी कितने स्तर की है, किस स्तर की है, तो उसके अकॉर्डिंग इसका प्रयोग किया गया। अब आता भंडार। पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में उसकी पहुंच से बाहर हैं, भंडार में शामिल है। उदाहरण के लिए जल दो गैसों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है, यानी जो जल है किन दो गैसों से मिलकर बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के। हाइड्रोजन ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है, परंतु इस उद्देश्य से इसका प्रयोग करने के लिए हमारे पास उन्नत तकनीकी ज्ञान नहीं है। अब आता लास्ट इसका जो पार्ट है, संचित कोष। यह संसाधन भंडार का ही हिस्सा है जिन्हें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है, परंतु इनका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है। इनका उपयोग भविष्य में आवश्यकता पूर्ति के लिए किया जा सकता है। नदियों के जल को विद्युत पैदा करने में प्रयुक्त किया जा सकता है, परंतु वर्तमान समय में इनका उपयोग सीमित पैमाने पर ही हो रहा है। इस प्रकार बांधों में जल, वन आदि संचित कोष है जिनका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। अब इसके बाद आता जो हमारा संसाधनों का विकास, इसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। थैंक्स, हैव ए गुड डे।